बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। आज जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ उस वक्त है जनाब तारीख 31 दिसंबर 2024। और जिस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे होंगे उस वक्त तारीख होगी जनाब 1 जनवरी 2025, यानी अगला साल जो है वो शुरू हो चुका होगा। दुआ है अल्लाह ताला से कि ये साल आपके लिए और हमारे मुल्क के लिए मुबारक साबित हो और पूरी दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए अमन का पैगाम लेके आए। हम तो दुआ ही कर सकते हैं और जो करने वाले हैं उन्होंने अपनी हरकतें जारी रखनी है, हमने अपनी दुआएं जारी रखनी है। और इस हवाले से गुफ्तगू भी हो रही थी दोस्तों के साथ एक बैठक में कि जनाब ये साल कैसा रहा, आने वाला साल कैसा होगा। तो सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। तो मैंने ये कहा, मैं हमेशा मुस्बत पहलू देखता हूँ चीज़ों का, ये मेरी आदत है या कह लें फितरत सानिया है। ये मेरी गुट्टी में पड़ी हुई ये चीज़ कि अच्छा पहलू यानी शर में से भी खैर निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये सफाई का साल था 2024 जो था, ये तत्हीर का साल था, चेहरों से नकाब उतरने का साल था, बड़े फैसले लेने का साल था। और ये देख लें, जो मैं कह रहा हूँ कि सफाई का साल, इसका ये देख लें कि जनवरी में 2024 में जो पहली सफाई हुई वो अदलिया से। एक आया जनाब इकदाम के, उस वक्त के जज थे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके खिलाफ रेफरेंस वगैरह पड़े हुए थे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद जनाब हम ख्याल बेंचों के जो सरखेल थे उनमें शामिल थे एजाज अल एहसन साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और फिर सूरत हाल जो है वो बदलते बदलते 26वीं आईनी तरमीम तक मामला पहुंच गया। और 26वीं आईनी तरमीम में जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है उसको कबूल किया गया है। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर ना होते तो शायद, क्योंकि मैंने जो देखा है जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो दौर था बतौर चीफ जस्टिस, वो आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के हामी थे कि जनाब ये पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, इतने लोग वहाँ बैठे हुए हैं, करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं, उनकी जो विजडम है उसको ये 17 लोग हम कैसे एकदम से जनाब कलअदम कर सकते हैं। जनाब उन्होंने अकल ही नहीं है, सानू ही अकल। उनका पूरा कैरियर इस चीज़ का गमाज है या गवाह भी आप कह सकते हैं इस चीज़ का जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। और फिर 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आईनी बेंच तश्कील पाया। और जब आईनी बेंच तश्कील पाया तो फिर गुड टू सी यू कहने वाली जो जहनीत थी वो बरकरार ना रही। इनको आउट ऑफ वे जाके, इमरान खान को और पीटीआई को आउट ऑफ वे जाके आइन को रीराइट करके जो फैसले देने वाले जजेस थे उनका इख्तियार जो है वो ख़त्म हो गया। और वैसे भी जो 18वीं आईनी तरमीम थी उसमें जो जुडिशल कमीशन का इख्तियार था जजों के तकर्रर के हवाले से, वो तो पार्लियामेंट के पास था, पार्लियामेंट को बालादस्ती हासिल थी, पार्लिमानी कमेटी को बड़ा इख्तियार था उसमें। लेकिन वो साहब जो हैं उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, वो जनाब उन्होंने धमकियाँ शमकियाँ देना शुरू कर दी, जनाब हम पूरी 18वीं तरमीम उड़ा देंगे। हालांकि मेरा ख्याल है कि इनके पास इख्तियार नहीं, ये खुद साख्ता इख्तियार है जो अदलिया ने अपने हाथ में लिया हुआ। अपने आइन में तो ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी तरमीम कर सकती है आइन में। ये एक बुनियादी ढांचा बना के इन्होंने ये लेके बैठ जाते हैं उसको जनाब, और उसका जायजा वो कहते हैं हम ले सकते हैं। तो उन्होंने फिर जनाब फिर 19वीं तरमीम करवाई और जुडिशल कमीशन में अपना एक बंदा और शामिल करवाया, यानी वहाँ अददी अक्सरियत जो है वो हासिल की थी। अब और फिर एक फैसला आ गया था मुनीर भट्टी केस का कि जो पार्लिमानी कमेटी थी उसका इख्तियार बिल्कुल ही सल्ब कर लिया गया था। वो एवं बस एक डाकखाना जहा बना देता से उन्होंने। तो ये इसके बाद जो पार्लियामेंट की ये इख्तियार था जजेस के तकर्रर के हवाले से, वो इख्तियार भी बहाल हुआ। और फिर अब अब भी अच्छा, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होने दीजिए जिन्होंने रीराइट किया इनको एक तरह से और कवानीन को तहरीर उन्होंने किया था ना, वो मकसूद नशिस्तों वाला जो फैसला था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त थी और सीटें मिल गई थी पीटीआई को। 8 जजों ने जो फैसला दिया था अक्सरियत राय के साथ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती, तो उनकी जगह फिर या अफरीदी साहब आ गए। तो ये मैं कह रहा हूँ ततहीर का अमल जो है ये 2024 में हुआ है मुख्तलिफ अदारों में। और फिर 8 फरवरी को जो कल्ट था वो लोगों ने उल्ट दिया। ये बहरहाल कह रहे हैं जनाब कि वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए और बहुत सारी बातें की जा रही है इस हवाले से, लेकिन बहरहाल वो जो कल्ट था
वो तो क्या ना। और इमरान खान साहब, मैं बड़ा हैरान हुआ उनका ट्वीट में पढ़ के। वो कह रहे हैं जनाब अब नवाज शरीफ जो हैं वो तो 12वें खिलाड़ी हैं। मैंने इस हवाले से भी लाख किया था नवाज शरीफ की खामोशी के हवाले से, जनाब उन्होंने सिस्टम को ऑटो पे लगाया हुआ है। वो कहते हैं सिस्टम ऑटो पे लगा हुआ है और जो मैं चाहता हूँ वो हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो हो रहा है। तो ये उनको ताना दे रहे हैं कि जनाब 12वें खिलाड़ी नहीं। लेकिन आप तो जनाब वो जो 16 खिलाड़ियों का कैंप होता है उसमें भी शामिल नहीं है। आप तो कहीं और बैठे हुए हैं, आप तो पिविलियन में दाखिल नहीं हो सकते। आप कोशिश कर रहे हैं पिविलियन में दाखिल होने की। हो सकता है मौका मिल जाए 2 जनवरी को ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे ये शुरू हो रहा है। और जो 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से बातें, ये इन्होंने जो इमरान खान साहब का ट्वीट है, इमरान खान साहब ने 8 फरवरी वाला जो मामला है इस हवाले से ये कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी किया गया, मैंडेट हमें वापस किया जाए वगैरह वगैरह, वो चीज़ इन्होंने निकाल दी है। और फिर आइन की और कानून की और अदलिया की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए जो जनाब कंपेन शुरू करना चाह रहे थे, वकला के जरिए भी कंपेन शुरू करना चाह रहे थे, वो कंपेन शुरू नहीं कर सके क्योंकि वकला ने इनकी काल को, इनका जो ग्रुप था कि हम इस हवाले से तहरीक चलाएंगे, उसको मुस्तरद कर दिया। जिसकी एक मिसाल ये है कि जो हालिया वकला तंजीमों के इलेक्शन हुए हैं उसमें बलूचिस्तान में भी इनका ग्रुप हार गया और कराची में भी इनका ग्रुप हार गया। यानी उन्होंने ये जो सौदा है नहीं बिका इनका। तो ये खान साहब जो है ये अब कह रहे हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम जो है, ये देखिए कितने बड़े जमहूरी हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें कि 26वीं आईनी तरमीम को मुतालबात में से इसलिए मैंने निकाल दिया है कि वो एक तवील काम है, लंबा काम है, और 8 फरवरी वाला भी एक लंबा काम है। हम तो ये जब 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था इन्होंने, फौज वालों ने, तो उसमें जनाब एक जुडिशियल कमीशन बन जाए और जो सियासी कैदी हैं वो रिहा कर दिए जाएं, या जो भी पीटीआई के लोग अंदर हैं जेलों में ट्रायल भुगत रहे हैं, जिनको या सजाएं हो गई हुई हैं, और हुकूमत की या इत्तेहादियों की जो टीम है वो ये कह रही है जनाब हम किस कानून के तहत उनको रिहा करें। और जो इनकी बहन है लीमा खानम, वो कह रही है कि जनाब मेरे भाई कहते हैं कि जनाब मैंने कोई डील नहीं करनी और कोई ढील नहीं लेनी, अब मेरे मुकदमे खत्म होने वाले हैं। तो अभी कहाँ खत्म होने वाले हैं, अभी तो एक और मुकदमा जो है 9 मई के हवाले से वो पड़ा हुआ है सर। 8 लाहौर में पड़े हुए हैं, जीएचके वाला जो है वो पड़ा हुआ है, फैज अमीर साहब के जो कारस्तानी हैं वो पड़ी हुई हैं, बहुत सारे मामला हैं सर जी। ये एमी ना समझे कि जनाब ये मुज़ाकरात हो जाएंगे और ये इमरान खान साहब जो है ये बाहर आ जाएंगे। इनसे बुशरा बेगम मुलाकात करके गई है जेल में, और पता ये चला है, खबरें हैं ऐसी, डायरेक्ट तो मेरी बात नहीं हुई उनके साथ, लेकिन जो जराए हैं हमारे पीटीए के अंदर वो ये कह रहे हैं कि जनाब मे भी मामला जो है इस जगह पे आ जाए कि जनाब इनको जेल से निकाल के ज्यादा से ज्यादा ये रिलीफ दिया जा सके, जेल से निकाल के बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन जो दूसरी तरफ से शराइत हैं, जो मैं समझ रहा हूँ कि पहली दफा सियासी मामलात में जो फौज जो है वो पहली मरतबा स्टेक होल्डर है। ये कहते हैं जनाब उनका नाम क्यों लिया, ये पीटीए वालों के जनाब हवाले से ऐसी बातें क्यों की डीजीएसपीआर ने वगैरह वगैरह। भाई उनके घर को आग लगी है तो वो तो बराह रास्त फ्रीक हैं जिनके ऊपर हमले किए गए हैं, शोधा की यादगारें जलाई गई हैं, 200 के करीब टारगेट सेट करके दिए गए थे, वहां लोग पहुंचे हैं, 200 से ज्यादा टारगेट सेट करके दिए, और वो सेट जो करने वाला बंदा है वो उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है फैज अमीर साहब। और खान साहब के कोर्ट मार्शल की तैयारियां जो हैं, ये मैं फिर एक दफा कह रहा हूं आपको, ये कानूनी कार्रवाई कागजात सारे जो हैं वो तैयार हैं। यूं ही ग्रीन सिग्नल मीडिया का जनाब लयाओ खान साहब नहीं थे, और खान साहब ने भी इस गल का पता, और ये सिर्फ अपने कारकुनों को मुतमिन करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं खान डटा हुआ है, हालांकि खान मुकम्मल तौर पर लमलेट हो चुका हुआ है मेरी इतला के मुताबिक। और बुशरा बेगम के साथ जो बात हुई है, जो हम तक रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें खान साहब ने और बुशरा बेगम ने जो गुफ्तगू की है उसमें इसी बात का तासर मिलता है कि बाहर आ जाइए, फिर देख दिया की करना, बाहर तो ये एक दफा बाहर आवांगे तो लोगों ने राबते होंगे ना, वरना तो जितना कहते 12वां खिलाड़ी है नवाज शरीफ ते ये ते 16वें खिलाड़ी भी नहीं है, उस कैंप में शामिल नहीं है, पवेलियन च दाखिल नहीं हो सकते। मतलब इस तरह की इनकी जो है खान साहब की वो चालें शालें चल रहे हैं और टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि जनाब
ट्रंप आएगा 20 जनवरी को हलफ उठाने के बाद, तो फिर पता नहीं मेरी तकदीर बदल जाएगी। तकदीर ट्रंप नहीं बदल सकता आपकी। अगर तकदीर बदलनी है तो आपने खुद अपनी तकदीर बदलनी है। खान साहब को जाके बता दे कि ट्रंप ਨੂੰ ਹੋਰ बड़े ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ तेरी तकदीर बदलने वास्ते वो नहीं आया, वो अमेरिका की तकदीर बदलने आया। वो जैसे मुशर्रफ ने नारा लगाया था ना सबसे पहले पाकिस्तान, वो कहता सब तो पहले अमरीका की अजमत असी बहाल करनी है। अगर अमरीका की अजमत जी है इमरान खान की रिहाई के नाल बहाल होती है, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी गल है, होना चाहिए। और फिर इमरान खान साहब जो हैं, ये 9 मई वाली जो बात है, इस हवाले से जब तक माफी नहीं मांगे, मैंने कहा कि तकदीर इनकी अपने हाथ में है। अगर ये 9 मई वाला मामला जो है उसमें अपना जुर्म तस्लीम करके, इकरार जुर्म करके या इकबाल जुर्म करके, या अपना किरदार तस्लीम करके, हाँ यार मैं क्या सी मुंडे जज्बाती हो गए, कोई इस तरह की गल करके, मैं ये नहीं क्या सी, मैं तो सिर्फ उन्होंने मजारिया था क्या जिस तरह गलती हो गई, गलती वाली है, और इतने मैं कौन तो माफी मंगता हूँ, शोहदा तो माफी मंगता, और उन्होंने मुरसा तो माफी मंगता, फौज तो अदारे तो माफी मंगता, इस तरह की गल करनगे खान साहब, तो फिर गल अगे टुरनी है। वरना 2 तारीख ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ देख लेना, 2 तारीख कितनी दूर हैगी यार, 24 घंटे रह गए, 36 घंटे ला लो, 36 घंटे थोड़े सामने पहली मीटिंग जी होनी है बाजाबता, जिस इन्होंने तहरीरी देनी है लिख के उन्होंने अपने मुतालबे, तो पता लग जाएगा। और जो मैं अर्ज कर रहा था जनाब, चेहरे जो हैं वो भी बेनकाब हो गए हैं, झाड़ियाँ जुड़ियाँ जड़ियाँ सी, वो सफाई की जी मैं गल करता वो मैदान चो साफ हो गई, तो हुण उत्थे जी बी बहनगे, कल्टीवेशन होएगी और काश्तकारी होएगी और नवे पौधे निकलणगे, नवियां बहारां आनगियां, नवियां खुशियां। मुझे ये लग रहा है, मैंने पहले ये अर्ज किया, मैं थोड़ा सा खुशफहम किस्म का आदमी हूँ और शर्म से भी वो मैं खैर निकालने की कोशिश करता हूँ। और मैं बड़ा हैरान हो रहा था, ये जो मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, ये टीवी चैनल में बैठ के आजकल बड़े बने हुए हैं इमरान खान के तर्जमान, 8 फरवरी के इलेक्शन में तुसी तो इलेक्शन लड़िया कोई नहीं, जमात तुसी बनाई, और ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ जमात के सरबराह ने बेतकीरी की है ना वजारत उज़मा के ओहदे की, मेरे ख्याल ऐसा बेतकीरी करने वाला या खुद बेतकीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया, शाद खान अब्बासी साहब। और इतना एहसान फरामोश भी मेरे ख्याल कम ही होगा कोई बंदा। ये मरी से हार गए, लाहौर से इलेक्शन लड़वाया और नवाज शरीफ ने इन्हें वज़ीर आज़म बनवाया। और जब वज़ीर आज़म, जो बेतकीरी वाली बात कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म बनवाया तो जनाब बहन से मिलने अमेरिका चले गए अपने ज़ाती काम करने के लिए, निजी दौरे पर चले गए जनाब वज़ीर आज़म साहब, चुप करके निकल गए। वो बड़े दरवेश आदमी ने जनाब वज़ीर आज़म साहब। वहाँ उन्होंने एयरपोर्ट में जब रोका इनको, तो फिर जैसे तलाशी हुई है, जैसे एक तीसरे दर्जे का कोई शहरी होता है, उस तरह का सलूक हुआ। भाई साहब तुसी अंबैसी ਨੂੰ दसो उत्थे ਨੂੰ कि ना मैं साढ़े वज़ीर आज़म आ रहा, थोड़ा जिहा कोई एहतमाम कर लो उत्थे। लेकिन नहीं, बेइज्जती करवाना, ओहदे ਨੂੰ डिसग्रेस करना भाई साहब ने इन्हां दे मुकद्दर च। उन्होंने फिर बूट भी दिलवाए, बेल्ट भी दिलवाई। कुछ लोग तो कहते हैं, फुटेजेस मौजूद हैं इस हवाले से, लेकिन कुछ लोग आगे जाके भी बात करते हैं जनाब वो कपड़े दिलवा के जनाब तलाशी ली गई वगैरह, ऐसा नहीं मेरा ख्याल हुआ था। वो बेल्ट वगैरह में होता है ना, वो लगा होता है दांत का, तो वो उस वजह से वो मेरे ख्याल बेल्ट वगैरह करवा लेते हैं। लेकिन एक ऐसा मुल्क जो इतनी ताकत है, उसके वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक होता है, इसके ज़िम्मेदार खुद शाद खान अब्बासी साहब हैं। अगर इनको अपनी इज्जत जो है वो अजीज नहीं है, तो ये मुल्क के लिए क्या करेंगे? ये बड़ी बढ़के छिड़के बड़ी मारते हैं जनाब, बड़ी प्लानिंग करें। आप रहे हैं वज़ीर आज़म, तो अगर जो आपकी प्लानिंग थी तो उसको बुरुए कार लाते, कुछ करते। और फिर जो हमारा खित्ते की सियासत में मामला है, वो मैं कह रहा ना, सफाइयाँ बढ़िया हुई हैं। तो बांग्लादेश में भी जो पाकिस्तान से बुग़्ज़ रखने वाले थे, हसीना वाजिद का जो वहाँ था दौर, तो हसीना वाजिद साहब और उनके साथी जो हैं, उनके भी बांग्लादेश से सफाई हो गई है। और वहाँ जो एक तफैली रियासत बनाना चाह रहे थे इंडिया की बांग्लादेश को, उन लोगों की भी सफाई होगी। और पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है उनके तल्लुकात जो है वो बरादराना साबका जो तल्लुकात हैं, उनकी बहाली का अमल जो है वो शुरू हो गया हुआ है। हमारे वज़ीर आज़म के ज़ाहिर है वो मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो हम मनसब हैं,
उनके साथ राब्ते शाब्ते होते रहते हैं। उनका इब्तिदा में ही एक फौजी वफद पाकिस्तान में आया हुआ था और अब पता ये चला है कि जनाब जो बराह रास्त हमारी उनके साथ तजारत थी, इनके दौर में बंद रही है, वो भी शुरू हो गई है। हमारा कोई बहरी जहाज जो है वो बराह रास्त चीनी लेके जो है वो बांग्लादेश गया है। वो मिफ्ता इस्माइल वाली जो मैं बात कर रहा था वो मैं मेरे ख्याल बीच में मिस कर गया हूँ। तो उन्होंने ये कहा ना हमने सर्वे करवाया था उस वक्त, ये जून जुलाई में, कि जनाब इमरान खान जो है पीटीआई जे जनाब छा जाएगी, ये पीटीआई आगे है, ये वो कह रहे थे। लेकिन रिजल्ट जो है वो उससे मुख्तलिफ आए। ये कह रहे हैं वहाँ 2 सीटें जो है बन रही थी पीटीआई की, 1 सीट बन रही थी नून लीग की, ये रेशो वो बता रहे थे टीवी चैनल पे बैठ के मिफ्ता इस्माइल साहब। यहाँ से मुझे वो शाद खान अब्बासी साहब जो हैं वो याद आए हैं। एक बहरहाल एक नया उड़ान पाकिस्तान के नाम से एक प्रोग्राम आया है, जैसे माजी में नहीं होते थे 5 साल तरक्याती मनसूबे, उस तरह का एक तरक्याती मनसूबा जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म ने उसका ऐलान किया है। उसमें तमाम सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे मौजूद थे और अच्छी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो मुशीर ख़जाना हैं मुज़म्मिल शाह साहब, वो भी उसमें मौजूद थे उस तकरीब के अंदर। तो ये लेकिन एक चीज़ जो है जो ज़राअत के हवाले से बड़े जनाब ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं पंजाब में, बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन जो किसानों के असल मसाइल है ना, उनकी तरफ पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपको याद होगा कि पिछले साल जब गंदम की कीमत इन्होंने 39 रुपये मुकर्रर की है और रोज़ाना मीटिंग्स होती थी, तो मैंने उस वक्त कहा था कि हुकूमत ने ये जो गंदम है ना किसानों से, ये नहीं खरीदनी, क्योंकि इनके ज़हन में ये है कि जनाब गंदम नहीं खरीदेंगे। और फिर हुआ भी वही जो इनके ज़हन में था कि जनाब लोगों ने 3,000-2,500 रुपये फी मन जो है किसानों ने, उनको ज़रूरत होती है अगली फसल के लिए रकम की, बल्कि 2,500 रुपये तक उन्होंने वो जो अपनी गंदम है वो फ़रोख्त की। और फिर ये खुश हो गए जनाब आटा सस्ता हो गया, और आटा सस्ता हो गया तो रोटी सस्ती होगी वगैरह वगैरह, इतने रुपए से इतने रुपए तक हम ले आए हैं, ये बड़ा एक लेते हैं ना क्रेडिट। उस वक्त मैंने ये कहा था कि अगले साल इनको जो है ना ये दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। किसानों ने गंदम काश्त ही नहीं करनी, अगर करेंगे तो अपनी ज़रूरत के लिए करने, ये कैसे मजबूर कर सकते हैं। अब यही हुआ है, जो अदाद शुमार सामने आए हैं कि इनका जो हदफ था वो था 16.5 मिलियन एकड़ पे, वो कहते हैं पंजाब में गंदम होनी चाहिए थी, लेकिन 12 मिलियन एकड़ से ज़्यादा नहीं हुई। अब ये जो ज़िले इंतज़ामिया है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबरदारा बुला लो जनाब, मुअज़्ज़िन बुला लो, कणक बेच दियो, पट्ठे और पुट। भाई मेरे, जो 2 तरह की गंदम होती है ना, असी जिन्हों पंजाबी कहने हैं अगेती, जो इब्तिदा में ही काश्त कर ली जाती है। एक होती है पछेती, जो बाद में, कुछ ऐसे बीज हैं जो बाद में जो है वो काश्त किए जा सकते हैं। तो लोगों ने जनाब अगेती अपनी गंदम बीज ली हुई है, तो हुण तो जनाब कम जरा हो लबां ते आया, तुसीं हुण कहने जनाब पट्ठे अपने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਲ ਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, अब कह रहे हैं जनाब एक एक दाना खरीदेंगे। और पिछले साल दाना क्यों नहीं खरीदिया सर उन्होंने, तो एक एक दाना। इस तरह की गलतियां भी हुई हैं, अच्छे काम भी हुए, गलतियां भी हुई हैं, और इसको मैं गलतियों में शुमार करता हूँ, ये बड़ी गलती होगी। अच्छा, दूसरे जो पीछे वाले हैं, अच्छा इससे पहले एक और खबर जो है वो जनाब जो पीटीआई मुखालिफिन है वो बड़ा जनाब उस पर खुश हो रहे हैं एक खबर पे कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक वजीर आला हैं खालिद खुर्शीद साहब, उनको जनाब 34 साल कैद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सुना दी है, एटीसी ने, और 6 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। अब मैं देख रहा था खबर में, तफसीलात मुझे वो नहीं मिली, मैं माजरत चाहता हूँ कि 34 साल, कोई पाकिस्तान में ऐसा कानून है नहीं जिसमें 34 साल जो है वो सजा दी जा सके। हाँ, ये हो सकता है कि मजमूई तौर पे 34 साल सजा हुई, यानी 780 के तहत इतने साल होगी, 7 साल होगी, 3 साल एक कानून के तहत, 2 साल एक कानून के तहत, रियासत को धमकियां देने पे 2 साल और होगी, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको धमकियां देने पे, या सरकारी मुलाजमीन को धमकियां देने पे कुछ और सजा, इस तरह मजमूई तौर पे जो 34 साल हो सकती है। अब इसमें जो कानूनी सुकम है, ये सजा जो है वो मेरे ख्याल में बरकरार नहीं रह सकती। ये हमारी अदालतों के दर्जनों फैसले मौजूद हैं, बल्कि ये एक तयशुदा अमर बन चुका हुआ है, ये कानून का दर्जा इस चीज को मिल गया, वो इतने फैसले मौजूद हैं। वो ये हैं
कि किसी मुलजिम को अदम हाजिरी में सजा नहीं सुनाई जा सकती। अब इनके बारे में ये कहा है जनाब, इनको पूरा सफाई का मौका दिया गया, बार बार तलब किया गया, लेकिन ये नहीं आए, इसलिए इनको जो शवाहत इस्तगासा की तरफ पेश किए गए, उनकी बुनियाद पे इनको जो इतनी जो है सजा जो है ये सुनाई जा रही है। मजमूई तौर पे मेरा ख्याल 34 साल जो है वो सजा जो है वो सुनाई जा रही है। अब ये गिलगित बल्तिस्तान में जो एपलेट कोर्ट है वहां जाएंगे, वहां जब ये मामला जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, ये सारी चीजें कि ना भाई साहब ये ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारी करार दिया जा सकता था, ये 34 साल कैद की सजा कैसे हो गई? तो मेरा ख्याल पहली पेशी में ही अगर मुलजिम को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया जाता, गवाहों पे जिरा का मौका नहीं दिया जाता उसको, तो फिर सजा नहीं हो सकती। ये आइन का आर्टिकल 10A जो है ना, उसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में जो कवानीन है उनके मुताबिक भी, और जो पाकिस्तानी कवानीन है उनके मुताबिक भी, ये सजा जो है ये 34 साल वाली जो सजा है, यानी उसका फैसला इश्तिहारी की सूरत में तो यानी इश्तिहारी करार दे दिया, मफरूर करार दे दिया, दायमी वारंट निकाल दिए, ये तो हो सकता था, लेकिन ये वाला नहीं। और मुझे नहीं लगता ये बरकरार रहेगा, और जब ये फैसला जो है ये मुअत्तल हो जाएगा तो फिर उनके हाथ आ जाएगी गेम। जैसे अब ये खुशियां मना रहे हैं उनके मुखालफिन, फिर वो कहेंगे देखा जनाब बेगुनाह बंदे को सजा दे दी। इदां दे फैसले करते ही क्यों यार, की जरूरत पै गई सीडी? ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੜਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਉਹਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ ਦਬਾ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਕਰੇ नहीं जी नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया सी, उन्होंने जो मजामत की थी, किसने मजामत की थी, तो उसमें गिरफ्तार करते ना। ये बतौर वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो इमरान खान की प्रोटेक्शन के लिए ये करते रहे हैं, उन मुकदमात में तो पकड़ा नहीं आपने, उनमें तो सजा दी नहीं। और जनाब ये कर दी जनाब के 26 मई को जो इस्लामाबाद में जनाब इन्होंने को तकरीर की, या जो आना था तकरीर करने के लिए, वहां कोई इन्होंने बातचीत कर दी गिलगित बल्तिस्तान में, वहीं की होगी ना। इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद की अदालत में जाता है, ये मतलब गिलगित बल्तिस्तान का ये वाक्य है, वहां उन्होंने धमकी झमकियां दी है, तो उसमें इनको जो है वो सजा दी गई है। और जो अगला साल है 2025, मुझे ये वक्तन ये लग रहा है कि ये उड़ान का साल है पाकिस्तान की। वो मैंने अर्ज किया ना कि झाड़ियां झूड़ियां कट के सफाइयां सफुइयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕੁਝ ਝਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦਰਖਤ ਬਣਨੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ वादे होना शुरू हो जाएगी। ये चाहते हैं जनाब 31 जनवरी तक जी जनाब डेडलाइन है, और जनाब वो जो रेमिटेंस वाली हमारी वो है शर्त, या वो सॉरी वो काल, तो वो जनाब कंटिन्यू करेगी, वो चल रही है। और वो रेमिटेंस वही उन्ने आ रहे हैं, तुम महीने 1.5 महीने बाद देख लेना कि कितना फर्क पिया। वो जो बाहर बैठे ने सारे दोस्त पाकिस्तानी ओवरसीज, वो किन्नी कमी करते हैं। इधर कमी करने वाले भी या ज्यादा करने वाले बहुत सारे मौजूद है जनाब। असं अगे पहले इन्ने डॉलर भेजते थे, इन्ने दिरहम भेजते थे, हम इन्ने भेजांगे, ज्यादा भेजांगे। दोनों तरह के लोग हैं ना, वो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई कमी होगी, बल्कि इजाफा ही होगा। बल्कि इनके जो यूट्यूबर और ये वो लोग हैं वो सारे ये रेमिटेंस नहीं मंगवाते, इनको जो पैसे मिलते हैं यूट्यूब से, मैं यूट्यूब ही की बात करता हूं, तो वो कैसे आते हैं? थ्रू प्रॉपर चैनल, बैंकों के जरिए नहीं आते। वो आप कहेंगे उनको जनाब यूट्यूब वालों को जनाब हुंडी के जरिए भेजे जी, वैसे वो लोग जेडे वो कम कर ही नहीं सकते। मैं पहले अर्ज किया कि इन्होंने रकाने असम्बली हिस्सा ही नहीं बन सकते सिविल नाफरमानी की तहरीक का। और वो लोग जेडे यूट्यूबर्स ने इन्होंने वो बंद करन ना। फिर दूसरा जो उड़ान पाकिस्तान अगला 5 साल मनसूबा जो है उसका जो ऐलान किया गया था, अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, प्लानिंग की गई है, तो वो ये कहते हैं जब 2028 तक जो है ना, ये जो हमारी बरामदात हैं, ये इंपोर्ट जो है ये 60 अरब डॉलर तक हमने लेके जानी है। और वो जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ वो कहते हैं जनाब 6% मुकर्रर की गई है कि जनाब हदफ इतनी रहेगी। और फिर इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इन इकदाम से सालाना 10 लाख नौकरियां जो हैं वो मिलेंगी, और 10 अरब डॉलर के करीब जो है बैरूनी जो है सरमायाकारी
उसका आने का इम्कान है। इस तरह की बातें। और फिर जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, हमारी कोशिश है। ये वज़ीर आज़म ने कहा है। पहले भी नवाज शरीफ के दौर में IMF को हमने खैर बात कह दिया था। वो कहते हैं कि हम इसको IMF का जो प्रोग्राम है इसको खैर बात कह देंगे 2028 तक। तो अच्छा, उनकी अच्छी बातें जो हैं, जो मुस्बत बातें हैं, जो दिल खुशकुन बातें हैं, उनकी तरफ नहीं ध्यान दे रही है। इनका जो वतीरा है PTA वालों का, वह तनकीद। वहां उन्होंने जापान के एक दौरे का अपना जिक्र किया कि मैं जापान में था, तो होंडा की फैक्ट्री थी, तो वहां से गुजर रहे थे, तो एक आवाज आई, ऊ की आवाज आई। तो वो मैंने कहा कि यह क्या आवाज है? फिर मैंने जब पूछा दोबारा, फिर जब आवाज आई, तो उन्होंने कहा जनाब ये जो मजदूर हैं, ये वर्कर्स जो हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं। अंदाजा करें, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। वज़ीर साहब कहते हैं कि उन मजदूरों ने काम नहीं रोका, बल्कि जो एहतजाज के लिए कोई नारा होगा उनका, वो नारा बुलंद करते थे वक्फ के साथ। और यहाँ इंतशारी जो है, ये यूं ही कोई मुस्बत सिमत में बढ़ने लगता है मुल्क, ये चढ़ाई कर देते हैं। ये जो 24 वाला मामला हुआ है, 24 और 26 नवंबर को उन्होंने वहां से भगाया इनको, ये क्या था? ये वही। और फिर इससे पहले जब संजानी में जाके बैठे हैं, तो शंघाई तावन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा था उस दिन। यानी ये तारीखें ढूंढ के ये ऐलानात करते हैं एहतजाज का PTA वाले। और इस मुल्क ते रहम खाओ सर जी, अगर तुम इस मुल्क ते रहम खाओगे तो मेरा ख्याल है कि रियासत जी है वो भी थोड़े हाथ थोड़ा ही रखेगी। लेकिन तुसी बात नहीं आ रहे, और फिर वो जिले ने वो भी बात नहीं आ रहे। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।